शाम की सैर हमने यहाँ भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी मैं देर तक यहाँ अपनी छत पे रहता हूँ, जब तक कि मच्छरों का झुंड मुझे यहाँ से खदेड़ ना दे। जब कभी हवा थोड़ी थोड़ी चलती है तो मच्छर कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। आज लेकिन अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ टहलते हुए करीब 1 घंटे से मैं छत पे हूँ, और पास में यहाँ सुधा, जो बिहार का डेयरी उद्यम है सरकारी, उसकी ब्रेड की एक फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है। सुधा का ब्रेड पूरे राज्य में जाता है। हो सकता है इसके अलावा भी हों, ऐसा नहीं मैं जानता कि पटना में जो ब्रेड की फैक्ट्री है वो पूरे बिहार में सप्लाई करता है, लेकिन इतने पास है कि ताज़ी बनती हुई ब्रेड की सुगंध बहुत आती, मुझे बहुत अच्छी लगती। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये सुगंध मुझे कई बार पकड़ के यहाँ बिठाए रखती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सैर करने के लिए जब हम निकलते हैं थे, अब तो वो दूसरा युग था, तो मैं उसके पास से गुज़रना ऐसे समय, जिस समय ताज़ा ब्रेड बन रही हो, क्योंकि 2 बार बनती है, एक बार सुबह और एक बार शाम, बहुत अच्छा लगता है। और एक ऐसी जगह है जो उस ब्रेड की फैक्ट्री के बिल्कुल सामने एक आटा चक्की है। तो कई बार ये दुर्लभ संयोग ये होता है कि आटा चक्की में आटा पिस रहा होता, उस आटे की अपनी गंध, जो गेहूं के पत्थर के 2 चाक के बीच में पिसे जाने से उत्पन्न होती गंध, जो कच्ची होती है, कच्चे आटे की गंध, जिसमें एक अलग तरह का सौंधापन होता है। और ये सुधा की फैक्ट्री से आती हुई ब्रेड के पकने की गंध, दोनों बिल्कुल अलग हैं, एकदम अलग हैं। लेकिन जब ये दोनों वहाँ से गुज़रते हुए जब आप बीच से निकलते हैं, तो दूर तक इन दोनों की मिली जुली गंध आपके साथ चलती है। और वहाँ से निकलते हुए मुझे कई बार, जैसे प्रयाग का संगम या देवप्रयाग में 2 नदियों के 2 रंगों के पानी का बिल्कुल अलग अलग रंग, एक और बीच में एक धार जैसी खिंची हुई जो उनको विभाजित करती है, तो आप 2 अलग नदियों को महसूस कर सकते हैं देख के रंग से। या प्रयाग के संगम पर भी गंगा और यमुना। लेकिन यहाँ जो आटे से बनी 2 चीज़ों से निकलती हुई गंध, 2 प्रक्रियाओं से निकलती हुई गंध, उनका मिल जाना तो मालूम होता है, लेकिन उनको आप उस तरह से बीन के अलग नहीं कर सकते। ये एक बड़ा मज़ेदार सा संयोग होता है। ऐसी गंध मुझे बहुत खींचती है। रुड़की में हम जहाँ पहले रहते थे, कॉलोनी में, CBRI की कॉलोनी में आने से पहले, वो एक बेकरी के पास का घर था, और बेकरी इतनी नज़दीक थी कि आप 15 मीटर चलें तो आप बेकरी के अहाते में होंगे। वहाँ बेकरी के ब्रेड बन
अलग अलग चीज़ों के बनने की गंध, वहाँ भी खूब मुखर गंध होती थी। ये पता चलता था कि इस समय ब्रेड बन रही है। और क्योंकि मैं बिल्कुल सामने था, इसलिए मुझे इसका भी इंतज़ार नहीं था या इसकी भी दरकार नहीं थी कि मैं दुकान खोलने का इंतज़ार करूं। या उनके यहाँ बिस्किट भी बनता था। बिस्किट की इतनी भीनी प्यारी मीठी सी गंध आती थी, और ख़ास तौर पे बिल्कुल गरम बनी हुई ब्रेड लेने जाना मेरा शगल था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं एकदम गरम बनी हुई ब्रेड उनके यहाँ से लेके आता था। वो कागज़ में अखबार में लपेट के देते थे, जिसको घर आके हम काटते थे और फिर खाते थे। तो ये गंधों के साथ एक अलग तरह का सम्मोहन होता है। और अलग अलग खाने के अलग अलग व्यंजनों की, पकवानों की गंध, अलग अलग व्यक्ति की रसोई की गंध, अलग अलग चाय की गंध। हम जैसी चाय पीते हैं, दूध डाल के उबाल के उसमें तुलसी डाल दें तो उसकी गंध, अदरक डाल दें तो उसकी गंध, दालचीनी डाल दें तो उसकी गंध, इलायची डाल दें तो उसकी गंध। जब चित्तौड़ का प्रोजेक्ट कर रहा था तो नाथद्वारा, ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे एक तीर्थ है जहाँ कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है, बाल कृष्ण का, बाल स्वरूप कृष्ण का सुंदर मंदिर। मूर्ति बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। और जिस समय अलग अलग तरह से उनके श्रृंगार होते हैं, उस समय बाल कृष्ण को देखना, उनका झूला झूलता हुआ, उनको झूला झूलते हुए देखना अच्छा लगता है। मुझे वहाँ मिलने वाली चाय की गंध अब भी बात करते हुए एकदम से मन में स्वाद भी आ गया, उसकी गंध भी आ गई। वहाँ एक ख़ास तरह का पुदीने के बड़े पौधे होते हैं, थोड़े सामान्य जैसे हमारे यहाँ होते हैं, इससे अलग, और पुदीने वाली चाय बनाते हैं। ये नाथद्वारा की खासियत है। और देर तक उबालते हैं। वहाँ की चाय की गंध, आप उन पतली गलियों से निकले मंदिर जाने के लिए और मंदिर से लौटते हुए, और वहाँ जगह जगह ठेली पे अदरक वाली पुदीने वाली चाय का उबलते हुए देखना, उनकी गंध लेना। कई बार आप चाय पिए ना पिए, वहाँ देर तक बैठ सकते हैं। मैं देर तक बैठ सकता हूँ। ऐसे ही पचमढ़ी में चाय बहुत देर तक उबालते हैं, ढेर सारी अदरक डाल के। और चाय वहाँ छोटे बर्तनों में नहीं बनाते, खूब बड़े बड़े बर्तनों में चाय देर तक बनाते हैं, खूब सारी अदरक डाल के, और कम से कम आधे घंटे पकाते हैं। तो वहाँ आप चाय पीना चाहें तो ये नहीं कि आप चाय की दुकान पे गए और जैसे हम इधर अभ्यस्त हैं ना, कि चाय की दुकान पे गए और तुरंत 2 मिनट में चाय मिल गई और पी के आ गए। वहाँ आपको देर तक बैठना पड़ सकता है, आधे घंटे तक बैठना पड़ सकता है, क्योंकि वो चाय यदि उबालने के लिए चढ़ा रखी है तो कम से कम आधे घंटे तक उबलेगी। तो ये चाय की गंध इसी तरीके से नाथद्वारा में रबड़ी की गंध, इतनी प्रसाद के तौर पर वहाँ रबड़ी चढ़ती है मंदिर में, उसकी गंध छोटी छोटी दुकानों पे मिलती हुई। तो गंध इतने सम्मोहक होते हैं, और औरों के नहीं जानता, लेकिन
मेरे मन में बसी हुई गंध की स्मृतियाँ ज़्यादातर खाने की हैं। किसी की रसोई में मैं एक समय मेरे जीवन में ये रहा कि जब मैं बहुत खाने को लेके मैंने बड़ी यातना सही, कभी समय पे खाना नहीं मिला और मैं अपनी किसी मित्र के यहाँ चला जाता था और वो शक्ल देख के समझ जाती थी, अच्छा यादवीन तुम्हें भूख लगी, चलो बाद में करेंगे, तुम बैठो। और हमेशा एक मोड़ा दे के रसोई में अपने बगल में बिठाना, रोटी बनाना, गरम गरम फुलके मेरी थाली में डालना और मुझे पहले खिला लेना, उसके बाद बैठ के हम ड्राइंग रूम में बातें करते थे। उन रोटी की वो गंध, और मैं यदि ये कहूँ कि रोटी के साथ अपनेपन की जो गंध है, ये समझ जाना बगैर एक शब्द कहे, मेरी शक्ल देख के कि मैं भूखा हूँ और मुझे पहले भोजन चाहिए, उसके बाद बातें हम करेंगे, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसी स्मृतियाँ मेरे पास बहुत हैं। आम की, जब घर में आपके आम हो, अलग अलग आमों के अलग अलग गंध से आप पहचान जाएंगे। लंगड़ा आम है, यदि रखें कई, जैसे 2-4 किलो आम रखा है, तो मैं कमरे में घुस के बता दूंगा कि लंगड़ा आम रखा है, दशहरी रखा है, सुकुल रखा है, कौन सा आम रखा है, आम्रपाली रखा है, मैं गंध से पहचान सकता हूँ। इसी तरीके से खरबूजे की गंध, अमरूद की गंध, हालांकि अब धीरे धीरे ये गंध बहुत ख़त्म हो गई, कम हो गई। मुझे अपने पुराने दिन याद हैं कि जब इलाहाबाद स्टेशन पे या बनारस या मुगलसराय स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी सर्दी के दिनों में, तो पूरा स्टेशन गमकता था अपने अमरूद के कारण। बड़े अमरूद, खरबूज की गंध, कदम की गंध। ये रुड़की में जो मेरा पहला क्वार्टर था, उसके पीछे एक कदम का पेड़ था बड़ा सा। जब कदम पकते थे खूब बढ़िया गंध आती थी, तेज़ गंध नहीं होती है, भीनी भीनी गंध। बड़हर, पके हुए कटहल, तो ये गंध इतनी कैप्टिवेटिंग है। आज मुझे धीरे धीरे अभी ब्रेड की गंध सूंघते हुए, नाक में भरते हुए, ये तमाम गंध आती रहीं मन में, एक एक कर, एक जैसे स्लाइड शो चल रहा हो, एक एक कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती गई हर वैसी गंध, वैसी स्मृति, जिनको मैं, मेरे जीवन की अमूल्य निधि हैं। मैं इनका, यदि मैं अमूल्य कहता हूँ तो कोई आदमी ये भी कह सकता है कि इनका भला कोई मोल है, क्या है इसका मोल, क्या करोगे इसको लेके। मैं कहता हूँ कि जिंदा रहने के लिए ये स्मृतियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं इनको कभी भी फिज़िकल सेंस में उस तरीके से नहीं तौल सकता, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, किसका महत्व ज़्यादा है, किसका कम है। ये सब जीवन की अपनी चीज़ें हैं, अपनी जड़ें हैं, अपनी नमी है, जीवन के अपने अपने शेड्स हैं। गंधों की बात करें तो अभी मुझे गोवा में अपना जब प्रोजेक्ट कर रहा था राजभवन के अंदर, बिल्कुल समुद्र तट पे बसा हुआ राजभवन, दो तरफ से गोवा की प्रमुख नदियाँ, एक तरफ से समुद्र, तीन तरफ से घिरी हुई पहाड़ी पे
साढ़े चार सौ साल पुराना बना हुआ पुर्तगाली गवर्नर जनरल का जो फोर्ट था, बाद में गवर्नर का बन गया। हम वहाँ जब काम कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के आग्रह पर, क्योंकि उसमें इतने दिन हो गए थे, 450 साल, तो जगह जगह कुछ सिंकिंग हो रही थी, कुछ टूट फूट हो रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ करीब 4 साल स्टडी की, कुछ सुझाव दिए। वो पूरा राजभवन का खूब बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नीचे नदी तक ढलान की तरह से, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर था, उस ढलान पे सारे के सारे काजू के जंगल थे। और जब काजू पकते थे, काजू के पके हुए फल की गंध बिल्कुल अलग होती, क्योंकि काजू इधर होता नहीं, इसलिए हम लोग बहुत सारे लोग उससे परिचित नहीं हैं, लेकिन मुझे वो गंध याद आती है। और मैं बार बार इन स्मृतियों में लौटना चाहता हूँ। उदास होता हूँ, गहरी उदासी होती है, तो चीज़ें लगता है कि दम घुट रहा है और धीरे धीरे अब दम घुट जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो याद आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे शेड्स में प्यार के पल, लोगों का, प्यार करने वाले लोगों के व्यवहार, उनकी बातचीत, उनकी छुअन, उनका बनाया कुछ पकवान, गंध, लोगों की गंध भी, वो भी बिल्कुल अलहदा होती है, अलग अलग होती है। तो मैं दोस्तों को भी लगता है कि मैं ये कहूँ कि अपने पीछे मुड़ के उन पलों को भी याद करें, शायद इससे थोड़ी ताज़गी मिले, जीने का हौसला मिले और जीने का सबब भी मिले। एक दिन सांस बंद होनी है तो हो ही जाएगी, लेकिन मैं जैसे 3-4 दिनों पहले बहुत ही ख़राब और कमज़ोर मनोदशा में, लगभग रुग्ण अवस्था में, मानसिक अवस्था में था, भावनात्मक अवस्था में था, उबर आया उससे। और उबर आया तो अच्छी चीज़ों को याद कर रहा हूँ, अच्छे लोगों को याद कर रहा हूँ, अच्छे पलों को याद कर रहा हूँ।